नमस्कार। मनी मंत्र में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार और निवेश की। नए साल में अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एंट्री का एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें। खासतौर पर नए निवेश को लिए एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे प्रश्न जहन में आते हैं, ढेर सारी शंकाएं आशंकाएं मन में होती हैं। मसलन ब्रोकर के जरिए निवेश करना चाहिए या खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर खुद निवेश करें तो ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, कैसे निवेश करना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न जहन में रहते हैं। निवेश के दौरान पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या महत्व है, इन तमाम पहलुओं के बारे में हम आज विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और आप दर्शक भी इन विषयों पर अपने सवाल हमें फोन कर पूछ सकते हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर NC महेश्वरी, जो कि प्रेसिडेंट है फारसाइट ग्रुप के। और आप अपने प्रश्नों के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन खुल गई है। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें। हमारा फ़ोन नंबर है 0112338731। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। महेश्वरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे जानना समझना चाहेंगे कि आखिर अगर कोई भी नया निवेशक है तो शेयर बाजार के बारे में वो कैसे जाने समझे, क्या कुछ हो सकता है शेयर बाजार में, कैसे निवेश करना चाहिए, क्या कुछ इसके जो शुरुआती चीज़ें हैं, जो इसका मनी मंत्र है, वो कैसे समझे। नमस्कार ऑल दर्शकों को। सबसे पहले बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल हमने उठाया है कि हम नए जो निवेशक हैं वो स्टॉक मार्केट में कैसे जुड़ें। जी, पिछले 2 साल से स्टॉक मार्केट का जो प्रदर्शन है बड़ा अभूतपूर्व रहा है। रिटर्न्स अगर हम 2 साल की एवरेज की बात भी करें तो 40% से ज्यादा है। खाली 1 साल की बात करें तो भी 28% से ज्यादा है। तो नेचुरली एक स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ जुड़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित होना चाहते हैं। जब हम नए निवेशक की बात करते हैं तो हम ब्रॉडली नए निवेशक को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है जो ऑलरेडी अपना एक सक्सेसफुल कैरियर को चुन चुके हैं, उनकी एज करीब 40 से 50 साल है, IT प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या और सक्सेसफुल प्रोफेशनल या बिजनेसमैन है, जिनके पास एक एश्योर्ड इनकम आनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा एक कॉर्पस भी बन गया है। और दूसरी तरफ वो निवेशक है जिसने अभी अपनी यात्रा को शुरू किया है, कैरियर उन्होंने चुन लिया है लेकिन अभी बहुत ही शुरुआती पड़ाव में है, 25 से 30 साल की उम्र में है, जस्ट उन्होंने अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी की है, प्रोफेशनल एजुकेशन पूरी करी है और अब उन्होंने अपना मुकाम की तरफ जाना चालू। दोनों की अपेक्षाएं अलग हैं, दोनों के पास रिसोर्सेज अलग हैं। तो जब हम निवेशक की बात करते हैं तो कुछ तो चीज ऐसी है जो कॉमन है। जो निवेशक जिनके पास एक कॉर्पस है और कुछ निवेशक जो अभी नया शुरुआती दौर कर रहे हैं अपने कैरियर का, उनके लिए कुछ चीजें कॉमन है। तो हम सबसे पहले कॉमन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, उसमें हम दोनों के लिए अलग अलग बताएंगे कि दोनों को अपने लिए अलग अलग क्या चीज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब भी हम शुरुआती दौर में बात करते हैं तो एक निवेशक को सबसे पहले अपने एक ब्रोकर्स के यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलना होता है। ये डीमैट अकाउंट बैंक में भी खुल सकता है, ज्यादातर ब्रोकर भी इस सर्विस को देते हैं। तो आप अपने ब्रोकर के पास ही डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और ये लगभग नॉर्मल सारे फाइनेंशियल सेक्टर में यूनिफॉर्म केवाईसी है। इसका मतलब जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट आप बैंक में अपने अकाउंट खोलते समय या इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय या प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलते समय जो आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट देते हैं, आधार बेस्ड आप OTP बेस्ड वेरिफिकेशन कर सकते हैं, पैन है और भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट की कॉपी है, लाइसेंस है, उसके बेस पे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आजकल ये सारी सुविधाएं ज्यादातर हर ब्रोकिंग समुदाय इसको ऑनलाइन दे रहा है। इसका मतलब है कि आप कोविड के टाइम में जरूरी नहीं है आपको किसी ब्रोकर के ऑफिस में जाना पड़े, आप साइट पे जाइए, ऑनलाइन ऐड करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को दीजिए और उसके बेस पे आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो सबसे पहले है कि हमें एक ब्रोकर्स के यहाँ डीमैट और अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को खोलना। ठीक है। अब हमें कुछ सावधानी या कुछ हमें समझना पड़ेगा कि अकाउंट खोलते समय एक तो बेसिक केवाईसी है जो कि आपके बारे में नो योर क्लाइंट, आपके बारे में जानकारी है। दूसरा है कि आप सेटलमेंट, जब हमने एक शेयर खरीदा तो नेचुरली वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा, या अगर मैं शेयर बेच रहा हूं तो मेरे डीमैट अकाउंट से जाएगा। इसी तरह जो पेमेंट है, जब मैं कोई शेयर खरीदूंगा तो मुझे उसकी पेमेंट देनी होगी। आज के लिए बहुत सारी सुविधा है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट है। पहले था कि चेक आप दे रहे हैं, आप पर्सनली जाके दे रहे हैं या पर्सनली आ रहा है अकाउंट में क्या हिट हो रहा है, तो काफी सुविधा थी या कुछ
टाइम लगता था, लेकिन सावधानियों की उतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको एक लगता था कि कम से कम आपने उस नाम से चेक दिया है तो उसी चेक में जाएगा, वहीं से चेक आए। आप क्योंकि पेमेंट भी ऑनलाइन है, तो आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपको किस पर्टिकुलर अकाउंट में पेमेंट लेनी है और किस पर्टिकुलर अकाउंट से पेमेंट देनी है। क्योंकि ये जो आजकल नया टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जमाना है, उसमें ये सारे अकाउंट नंबर मैप हो जाते हैं। जब आप उस अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो ब्रोकर का बैक ऑफिस, ब्रोकर का ट्रेडिंग ऑफिस अपने आप ये जान जाएगा कि किस आदमी ने कितने पेमेंट दी है। तो ऑटोमेटिकली आपको उतने शेयर खरीदने की परमिशन, उतने शेयर खरीदने का एक्सपोजर मिल जाएगा। बहुत से ब्रोकर्स ने वर्चुअल पेमेंट अकाउंट सिस्टम शुरू कर दिया है, जो कि पूर्णतः एकदम ही सुरक्षित है, क्योंकि ना तो ब्रोकर्स का अकाउंट डिस्क्लोज होता है, ना आपका डिस्क्लोज अकाउंट होता है। जो एक्चुअल अकाउंट है उससे मिलता जुलता ब्रोकर्स थ्रू वर्चुअल पेमेंट सिस्टम आपको एक नया बैंक अकाउंट देते हैं। हर क्लाइंट के लिए बैंक अकाउंट अलग है, तो इसलिए वो जो पेमेंट होती है पूरी सुविधाजनक है, बहुत फास्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम है, तो और लेकिन वो पेमेंट उस तरह से हो सकती है। जी, अब जब हमने बेसिक्स को समझ लिया है तो फिर शेयर बाजार में निवेश की क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या बाजार जब बढ़ता है उस आधार पर? फिलहाल हमारे साथ में एक फोन लाइन पर कॉलर मौजूद हैं जो लखनऊ से हमको कॉल कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या है आपका नाम और सवाल दोनों बताइए। मेरा नाम सुनील है। जी सुनील जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि ब्रोकर के थ्रू शेयर मार्केट करना चाहिए, खुद करना चाहिए? चलिए, ये एक अच्छा सवाल है। ब्रोकर के थ्रू करना चाहिए, ब्रोकर का चुनाव कैसे करें दरअसल? और महेश्वरी जी, इसमें कुछ चीज़ें एड ऑन्स, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ब्रोकर के थ्रू जाना चाहिए या खुद कर सकते हैं, ब्रोकर का क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि किसी भी क्लाइंट को स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट एंट्री नहीं है। तो जहां तक ब्रोकर के थ्रू करने की बात है, तो आपको अकाउंट तो किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ही खुलवाना पड़ेगा। जहां तक मैं समझता हूँ कि इनका क्वेश्चन ये है कि जो कुछ ब्रोकर अपनी एडवाइस देते हैं कि आप एक्स शेयर खरीदिए या वाई शेयर खरीदे, ये उस पर डिपेंड करें या अपना डिसीजन खुद लें। अगर ये बात है, क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन तो ब्रोकर के थ्रू ही करनी पड़ेगी, डायरेक्ट एंट्री का कोई सिस्टम नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, क्लाइंट डायरेक्ट सौदा नहीं कर सकता है। लेकिन ब्रोकर के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग, आपको एक्स शेयर लेना है, वाई शेयर लेना है, उसको बेचना है, कितनी पैसे लगानी है, किस सेक्टर में निवेश करना है, ये एक डिसीजन है जिसमें आपको ब्रोकर्स अपनी राय भी देता है। अगर लेकिन वो राय आपकी बाइंडिंग नहीं है। अगर आप उससे विभिन्न सोचते हैं, आपको लगता है कि उसके ब्रोकर की राय शायद मेरे जो अपने सर्कमस्टांसेस है उसमें सूट नहीं कर सकती, तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। जो ब्रोकर्स एडवाइजरी दे रहे हैं वो तो जस्ट एक ब्रॉडर कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, उनके हिसाब से मार्केट में क्या लगना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ब्रोकर ही आपने पैसा दे दिया और सारा जिम्मेवारी ब्रोकर्स की हो, तो वो ब्रोकिंग के अलावा एक सेपरेट प्रोडक्ट है जिसको हम पीएमएस कहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। उसमें आपके सेपरेट अकाउंट खुलेगा, सेपरेट टर्म्स एंड कंडीशन है और सेपरेट ढंग से होगा। मुझे लगता है वो कभी हम विस्तार से दोबारा चर्चा करेंगे। आज हमारा है पीएमएस की हम बात नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल एक निवेशक की बात कर रहे हैं। एज ए निवेशक आपको जाना है, आपको सुविधा रखनी है, आपको बेचते समय डीमैट अकाउंट में क्या प्रिकॉशन करनी है और कैसे डिसीजन लेना है, उसको आपको अभी मान के चलिए खुद ही डिसीजन लेना है। जी, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि ब्रोकर का, सही ब्रोकर का चुनाव कैसे करें? क्या इसका भी कोई क्राइटेरिया रखें? देखिए, ये ब्रोकर का ये एक प्रोफेशन है। आप दिन में एक सीए को चुनाव करते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास चुनाव करते हैं, डॉक्टर्स में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप उसमें चुनाव करते हैं। हर एक आपका अपना विभिन्न क्राइटेरिया है। जैसे आप कभी बड़े हॉस्पिटल में जाएं तो हो सकता है उसमें आपको छोटी सी बीमारी के लिए सर्विस ना मिल पाए, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कंसल्टेंट जाएगा, देखेगा, हो सकता है उतना टाइम आपको लग जाए कि टाइम गैप हो जाए। इसलिए कई लोग फैमिली डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन जब फैमिली डॉक्टर को लगता है कि चिकित्सा शायद मेरे बस के नहीं है, शायद बड़ा काम करना पड़े, बड़ी चीज जाना पड़े, तो शायद बड़े हॉस्पिटल पे ही रेफर करते हैं। ठीक है। इस तरह जो एक नॉर्मल प्रोफेशन है, जहां आपके आम निवेशक के लिए सारे ब्रोकर्स बराबर हैं, सारे के सारे सेबी से रेगुलेटेड हैं, जो उनके पेमेंट्स हैं, जो उनका फंड्स है, वो पूरी तरह मॉनिटर किया जाता है। जो आपने शेयर्स किसी भी डीमैट अकाउंट में रखे हुए हैं, उसमें आपको कोई भी असुविधा नहीं है, कोई भी रिस्क का माहौल नहीं है कि आपके शेयर्स को मिसयूटिलाइज किया जा सके। लेकिन फिर भी आपको जहां पे अच्छी सर्विस मिलती है, अब मेन क्राइटेरिया आपको सर्विस का है। अगर आपको लगे कि वहां से आपको अच्छी सर्विस मिल रही है, नियरेस्ट है, अप्रोच इजी है, आप मालिक से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई ग्रीवेंस हो तो ग्रीवेंस रिजोल्यूशन सिस्टम क्या है,
सरकार ने, सेबी ने काफी इसकी तरफ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दी है। आप किसी की भी ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हैं कि उसकी ग्रीवेंस मैकेनिज्म, रेड्रेसल सिस्टम क्या है, क्या उसकी ग्रीवेंस बहुत है, क्या लोगों ने, क्या उसके जो कस्टमर है वो उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर आपने एक्स ब्रोकर की साइट देखी और उसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद 50 कंप्लेंट ऑलरेडी चल रही है, तो नेचुरली आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रोकर को देखते हैं जिसके 20 साल से या 10 साल से या 25 साल से कोई ग्रीवेंस ही नहीं है, किसी कंप्लेंट ही नहीं है, कोई कस्टमर ने उसकी कोई शिकायत ही नहीं करी, तो नेचुरली आपको लगेगा कि वहां कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है और उस क्राइटेरिया पे आप अपना वहां पे अकाउंट खोल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक प्रोफेशनल सर्विस है जहां हमें एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को डेवलप करना है। जी बिल्कुल। चलिए अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं कि निवेश की, शेयर बाजार में निवेश की क्या रणनीति होनी चाहिए और किस आधार पर निवेश करें? क्या बाजार में जो एक अनुमान के आधार पर बढ़ते घटते बाजार में शेयर करें या कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए? क्या शेयर मार्केट में निवेश का जो मंत्र है वो क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? आई थिंक ये भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब एक बार अकाउंट खुल गया, हम तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर निवेशक के दिमाग में आता है कि वो क्या खरीदे, क्या बेचे, हाउ टू रियली ट्रेड इन द मार्केट। और मार्केट में ट्रेड करते समय हमें दोनों, यहाँ पे हमें लगता है कि जिन आदमियों के पास कॉर्पस ज्यादा है और जो अभी इस मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और कैरियर के भी शुरुआती पड़ाव में है, उसमें थोड़ी सी रणनीति में हमें अलगाव करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेपरेशन करना पड़ेगा। जब हम शेयर्स की मार्केट की बात करते हैं तो हमें ब्रॉडली समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो काम करते हैं, कुछ अलग अलग सेक्टर्स में लोग, कंपनियां काम करते हैं, लाइक कोई स्टील सेक्टर है, मेटल है, या ब्रॉडली आईटी में काम कर रहे हैं, या ब्रॉडली ऑटोमोबाइल्स में ही काम कर रहे हैं, या बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर है। अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सारे की सारे जो सेक्टर्स हैं इनकी साइक्लिक प्रोडक्शन है, साइक्लिक ही उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी जो रिटर्न है वो भी साइक्लिक है। तो हमें देखना पड़ेगा, अगर एक आप इन्वेस्टर को चाहिए थोड़ा सा, जिसको पास इतना एक कॉर्पस है, जिसमें थोड़ा सा टाइम है, वो मार्केट को स्टडी करना चाहता है, तो थोड़ा सा हमें सबसे पहले सेक्टर को रुझान पे देखना पड़ेगा कि हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल, अगर हम सेक्टर की बात करें तो हम अगर पिछले 10 साल को 3 कैटेगरीज में बांट दें, 2015-16 तक का एरिया, शुरू से 11 से लेकर 16-17 तक, 17 से 18-19 तक, और करंट का पीरियड। जी फिलहाल अपनी चर्चा डॉक्टर महेश्वरी हम जारी रखेंगे। 6 साल में 11 से 17 तक बहुत ही अच्छी। डॉक्टर महेश्वरी अपनी चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे साथ में पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर की रणनीति जीरो है, वहां से बढ़ोतरी कुछ भी नहीं हुई है। जी डॉक्टर महेश्वरी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आगे यही मान के चलें कि नहीं होगा। अगर हम इसी बात को समझें कि एक साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब है पहले बहुत अच्छी रिटर्न आई, फिर रिटर्न खत्म हो गई, क्या आने वाले टाइम में इस पे अच्छी रिटर्न मिलेगी? तो हम देख सकते हैं कि अगर हम साइक्लिक चार्ट के हिसाब से चलें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नेक्स्ट 2-3 साल में। डॉक्टर महेश्वरी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर महेश्वरी, फार्मा की बात करें, जी डॉक्टर महेश्वरी, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। डॉक्टर महेश्वरी, आप हमें सुन पा रहे हैं? रिजल्ट डॉक्टर महेश्वरी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनकी एक कॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बरतार सिंह अजमेर से हमको कॉल कर रहे हैं। जी बरतार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदने का तरीका क्या है? क्या मतलब लंबे टाइम खरीदना चाहिए या क्या मतलब शॉर्ट टाइम में खरीदना चाहिए, रखना चाहिए, क्या प्रोसीजर है? अच्छा चलिए, आप हमारा कार्यक्रम ध्यान से देखते रहिए। फिलहाल हम आपके प्रश्न को एक बार उठाते हैं। डॉक्टर महेश्वरी, ये जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए या बढ़ते घटते शेयर बाजार में किस तरह से निवेश करें, क्या कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, जिस पर आप दरअसल बता ही रहे थे, चर्चा कर रहे थे। हाँ देखिए, हमारा क्वेश्चन आपका उनका वही है जो हम अभी चर्चा कर रहे थे। पहला पार्ट की कैसे करना है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है कि किस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा इशू क्या है कि लॉन्ग टर्म क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है, हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। इसको हमें कहीं ना कहीं साइक्लिक से, एक जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है, वो एक साइक्लिक है, मतलब एक साइकिल से चलती है, चक्र की तरह। कभी वो पहिया ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, तो इसका मतलब उसके जो रिटर्न्स है वो हमेशा एक जैसी नहीं होगी। इसलिए आप किस पर्टिकुलर अवधि में किस पे जाना है, उस समय के हिसाब से आपको अपना साइकिल देखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करी, अभी हमने फार्मा की बात करी, अब थर्ड आप एक सेक्टर देख लें, अगर हम
आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में 2004 से 2010 तक 370% की रिटर्न दी। उसके बाद 12 से 14, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था, आईटी में कंपैरेटिवली रिटर्न कम हुआ। पिछले 3 साल की हम बात करें तो आईटी सेक्टर में बहुत बेहतरीन हमें प्रदर्शन देखने को मिला। और जिस ढंग से अभी वर्क टू होम हो रहा है, लोगों को आईटी के फायदे नजर में आ रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन सर्विसेज का विस्तार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है। तो इसलिए अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अंतर आ गया। अगर आप आईटी सेक्टर में बना रहना है तो आपके लिए एनी टाइम से लॉन्ग टर्म, आप कितने दिन भी उसमें बना रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी के विपरीत केमिकल्स की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, अगर हम अपने निफ्टी की ही अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमारे 50 शेयर का समूह है जो बेसिक आम आदमी के लिए, बिगिनर्स के लिए, अगर वो निफ्टी बेस्ड शेयर्स में ही इन्वेस्ट करता है तो क्योंकि वो काफी लिक्विडिटी पैरामीटर से, मार्केट कैप पैरामीटर से, रिटर्न के पैरामीटर से छांट के एक चीज दी जाती है और ये बड़ा डायनेमिक समूह है। अगर हम ओरिजिनल 95 के निफ्टी की बात करें तो उसमें जो 50 शेयर थे, आज की डेट में उसमें से खाली 15 शेयर ही निफ्टी में है। इसका मतलब है 35 शेयर्स कीप ऑन चेंजिंग। तो मार्केट में एक नए नए क्राइटेरिया बेस पे एक नया इन्वेस्टर खाली शुरू में निफ्टी बेस्ड शेयर्स में ही काम कर सकता है। आप देखेंगे कि अब निफ्टी में कोई टेक्सटाइल का शेयर नहीं है, निफ्टी में कोई केमिकल का शेयर नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्योर इंडस्ट्रियल की बात करें तो 50 में से खाली 2 ही शेयर हैं जो अब निफ्टी में रह गए। आज उसको किसने रिप्लेस कर दिया है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ने उसको रिप्लेस कर दिया है, आईटी सेक्टर ने। तो हमें बार बार थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है, ये सबसे पहले साइकिल है और सेक्टर पे किस इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं वहां काम कर रहे हैं। और अगर आप जब साइकिल चलने वाला है, जिस समय साइकिल अपब्रिंग है, अगर आप उस समय जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब रियल एस्टेट की बात करते हैं, पिछले 7-8 साल रियल एस्टेट सेक्टर ने कोई प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन अब जो लग्जूरियस फ्लैट्स है, लग्जूरियस मकान है, विला है, उनकी डिमांड दोबारा आने लगी है। हो सकता है नेक्स्ट 1 या 2 साल में आपको लगेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो अच्छी रिटर्न मिली है वो और कहीं नहीं मिलेगी। पिछले 3 साल में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, जबकि इंडेक्स ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल के बाद भी अगर हम बैंकिंग फाइनेंस में देखें तो उतनी रिटर्न नहीं मिल गई है। तो हम ब्रॉडली, ये आई थिंक डिटेल में डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन ब्रॉडली एक इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि किस सेक्टर में हम जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझें। और दूसरा ये कि क्या हम सारे शेयर्स एक या सारी इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर में लगा दें। हम ये मान के चलते हैं अगर आपने 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की है तो कम से कम भी इसको आप स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा डाइवर्सिफाइड करें, तो करीब 5 या 6 शेयर्स में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। नहीं हो कि आपने 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए एक सिंगल शेयर्स में लगा दिए और बिकॉज ऑफ साइक्लिंग मूवमेंट, बिकॉज ऑफ कंपनी के स्पेसिफिक इश्यूज के कारण आपकी रिटर्न में कोई दिक्कत आ गई और सारा पैसा आपका कहीं ना कहीं आपको लगेगा मेरी रिटर्न कम हो गई या मेरा पैसा एट रिस्क आ गया, मेरा पेरिल बढ़ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 5 या 6 शेयर्स में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और जब हम कंपनी की बात करते हैं 5 और 6 शेयर में, हमने इसलिए सेक्टर को डिस्कस किया है तो सेक्टर भी अलग रखिए। ये नहीं आपने बैंक तो ले लिया, आपने एक्स बैंक भी ले लिया, वाई बैंक भी ले लिया, जेड बैंक भी ले लिया और पता लगे कि आरबीआई ने एकदम अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और वो सारे बैंकों में एकदम इफेक्ट हो गया, आपकी टोटल रिटर्न। इसलिए सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है। जी चलिए, एक इन्वेस्टमेंट 10 लाख 15 लाख से ज्यादा है, मान लो 20 या 50 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपने स्लाइटली और बढ़ा सकते हैं, करीब 10 शेयर से 15 शेयर तक आप बढ़ा सकते हैं। एक उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि लॉन्ग टर्म क्या है। अगर हम लॉन्ग टर्म को साइक्लिक से जोड़ें, हम अपनी निफ्टी की रिटर्न से जोड़ें, तो हमने ये देखा है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 5 से 7 साल के बीच में बना रहा है, वो कभी भी एंट्री करे, चाहे बुल फेस में एंट्री करे, चाहे बियर फेस में, चाहे मार्केट बहुत डाउन थी या बहुत तेज थी, लेकिन अगर उसने कंटिन्यूअसली 5 से 7 साल तक इन्वेस्टमेंट की है तो उसको जो रिटर्न आई है वो बैंक की एफडी की रिटर्न से बहुत ही सब्सटेंशियल ज्यादा आई है। तो हम एक मान के ये चल सकते हैं थंब रूल कि कम से कम आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका ये पीरियड होना चाहिए कि 5 से 7 साल की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो लॉन्ग टर्म समझ लिया, शॉर्ट टर्म समझ लिया और साथ ही साथ जब हमने ये तय कर लिया कि किस सेक्टर में निवेश करना है, तो बात आती है उन कंपनियों की जिसमें निवेश करना है। दरअसल ये जानना कितना ज़रूरी है डॉक्टर महेश्वरी कि वो कंपनी किस तरह से बिहेव कर रही है या उसका बैकग्राउंड क्या है, ये कितना ज़रूरी है, और या बल्कि ये समझे कि एक मजबूत जो फंडामेंटल कंपनी है उसकी पहचान कैसे हो।
देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको हम ब्रॉडली दो भागों में देख सकते हैं। एक है कि निवेशक के हिसाब से, एक है प्रोफेशनल के हिसाब से। कुछ आजकल प्रोफेशनल एडवाइजरी सर्विसेज हैं जो बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, उसका कंपनी की ईपीएस कितनी है, उसके टर्नओवर और एसेट रेशो कितनी है, उसमें आपकी प्राइस अर्निंग रेशो क्या चल रही है, लिक्विडिटी क्या है, उसका कोएफिशिएंट रैंक कितना है। ये काफी टेक्निकल है, जो कि मैं चाहता नहीं कभी आपने आम निवेशक को टेक्निकल में डाला जाए, इतना डिटेल्ड टेक्निकल। कोई ब्रॉडली चीज को हम समझाने की बात कर रहे हैं कि आपको ब्रॉडली बिना टेक्निकल में, इतने ज्यादा स्टैटिस्टिकल मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल में जाए बिना आपको कैसे पता लग सकता है कि हम किस समय शॉर्ट टर्म के लिए और किस समय लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है ब्रांड वैल्यू। जिस कंपनी को, कमोडिटी से हमें कंपनी को समझना पड़ेगा। एक आप स्टील की बात कर रहे हैं, एक सीमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको एक्स सीमेंट ही खरीदना है या एक्स स्टील ही खरीदना है, तो इसका मतलब उसकी एक ब्रांड वैल्यू हो गई है। तो जिस कंपनी में ब्रांड वैल्यू है, तो एक इन्वेस्टर को सबसे पहले ये देखना है कि क्या इस ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं, या उन्होंने इस ब्रांड का नाम सुना हुआ है, या इस ब्रांड को उनको लगता है कि मार्केट में इसका नाम है। तो एक थंब रूल के हिसाब से एक ब्रांडेड आइटम की कंपनी को आराम से खरीद सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, नायका का अभी पब्लिक इशू आया और 2000 रुपए तक बिका, जबकि मार्केट में कुछ नहीं था। नायका का कोई इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं थी। लेकिन अगर आप किसी भी दुकान पे जाएं तो आपको पता लगेगा कि नायका के ब्रांड के जो प्रोडक्ट थे वो हर काउंटर पर उपलब्ध। इसका मतलब है दैट वाज ए ब्रांड। तो ब्रांड की आपको वैल्यू मिली। जी डॉक्टर महेश्वरी, क्वेश्चन है कि आप डॉक्टर महेश्वरी, एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए, उनकी कॉल ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वीरेश हमको कॉल कर रहे हैं कर्नाटका से। जी वीरेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर जी, बात करें अभी। आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है सेट है उसको धीरे कर लिए, सो दैट आप हमारी बात को अच्छी तरह से समझ पाए और हम आपको भी सुन पाए। वीरेश जी। हेलो जी वीरेश जी, पूछिए अपना सवाल। हमारा कार्वे में शेयर डाले थे आईटीसी में 1940। हेलो सर। जी जी, सुन पा रहे हैं। हम कार्वे में शेयर डाले थे आईटीसी का शेयर, वहाँ बंद हो गया। हम क्या करना? आईटीसी के शेयर का क्या करना है? आप ये जानना चाहते हैं कि कंपनी हमारे कार्वे में डाले थे, या ट्रेडिंग बंद हो गया, हम क्या करना? अच्छा, क्या करना है? डॉक्टर महेश्वरी क्या जवाब देंगे इनके सवाल का? और कार्वे शेयर ब्रोकिंग बंद हो गई है, तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि वो जो शेयर्स हैं उनका क्या होगा। जी बिल्कुल। कार्वी के जितने भी अकाउंट्स थे वो गवर्नमेंट ने थ्रू एक्सचेंजेस, सेबी ने मिलकर उनको सारे अकाउंट्सों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, और वो प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग में है। कुछ उनके डीमेट अकाउंट एक्सिस बैंक में चले गए हैं, कुछ आईएफएल में जा रहे हैं। ये प्रोसेस है, बिकॉज ये काफी लंबे लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स थे, तो उनको पूरी तरह भी शिफ्ट नहीं हो पाए, लेकिन बहुत जल्दी ये अकाउंट शिफ्ट हो जाएंगे और आपको लेटर आ जाएगा कि आपका अकाउंट कहाँ है। लेकिन आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपके जो शेयर आईटीसी है वो आपको मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज एक फॉर्मेलिटी एक्स से जाके वाई में जाएगा, तो सरकारी आप सिस्टम समझते हैं, थोड़ा टाइम लग ही जाता है। लेकिन आपको कोई घबराने की बात नहीं है, और आपके पास लेटर आ जाएगा कि आपका अकाउंट आईएफएल में गया है या एक्सिस बैंक में गया है। वहां से जब लेटर आ जाएगा आपको नया अकाउंट मिल जाएगा, लेकिन आपकी होल्डिंग पूर्णतः सुरक्षित है। जी बिल्कुल। अगर हम वक्त की बात करें कि कब इन्वेस्ट करें शेयर बाजार में, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब निवेश करना उचित रहता है, चढ़ते हुए बाजार में या बाजार स्थिर रहे, कौन सा सही वक्त होगा शेयर बाजार में निवेश करने का? देखिए, एवरी टाइम इज ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मैंने अभी आई थिंक इसका आंसर दिया कि अगर आपकी रणनीति सही है और आपने 5 से 7 तक का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको हमेशा रिटर्न्स बैंक के एफडी के मुकाबले बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है। बिकॉज आप मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकते। जो आदमी ये कहते हैं कि भाई मार्केट अभी तेज है, शायद मैं वेट करूं करेक्शन होने की, तो वो शायद मिस कर जाएंगे ट्रेन को। मार्केट चढ़ रही है, घट रही है, उससे इशू नहीं है। आपको एक मार्केट नहीं खरीद रहे हैं, आप मार्केट में एक सिंगल स्पेसिफिक शेयर खरीद रहे हैं। अगर मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट करें, जो कि हम पीछे भी काफी चर्चा की है, म्यूचुअल फंड की बात करें या अगर हम ईटीएफ की बात करें, जो कि टोटली मार्केट डिपेंडेंट है, वहां पे हमें मार्केट को देखना है कि इंडेक्स 19,000 है, 18,000 है निफ्टी, या 14,000 है, और उसके नेक्स्ट लेवल क्या है।
लेकिन जिस समय हम इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक शेयर में निवेश करने की बात कर रहे हैं, तो शायद मार्केट से उसका लिंक नहीं है। मार्केट जब बहुत डाउन भी होगी तो भी आप देखेंगे कि कुछ शेयर्स ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर मार्केट अप भी है तो आप देखेंगे कि कुछ स्टॉक शेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मैंने आई थिंक यहीं से इस चीज को समझाने की कोशिश करी थी। साइकिल जब हम बात कर रहे थे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 270% की दी 11 से 17, लेकिन 17 से पिछले 3 साल आप देखेंगे किसी शेयर में अब कोई अच्छा रिटर्न नहीं आया। अगर मारुति टॉप में 10,000 पे थी तो 7,000 पे रह रही है। अगर आप M&M की बात करें, महिंद्रा की बात करें, आप किसी भी अच्छे शेयर की बात करें तो आपको लगेगा कि अब ऑटोमोबाइल में वो रिटर्न नहीं आई, जबकि वो बहुत अच्छा शेयर था। तो टाइमिंग कैसे करेंगे? अगर पिछले 3 साल के आप इंडेक्स की बात करें तो हर आदमी ये कहेगा पिछले 3 साल में तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट डबल हो गई है प्राइसेस। जी बिल्कुल डॉक्टर महेश्वरी, होने के बाद भी ऑटोमोबाइल में तो प्राइस बढ़ी नहीं, रादर घट गई है। तो इसलिए अगर हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बढ़ गई तो शेयर भी ऑटोमोबाइल बढ़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर महेश्वरी, आपका पॉइंट हमारे ख्याल से दर्शकों को जरूर समझ में आया होगा। बात करें पिछले 1.5 साल में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की बात करें उसमें पिछले 10 साल में कोई इजाफा नहीं हुआ था। जब मार्केट डाउन थी या बढ़ रही थी वो कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा था। लेकिन अब हमने जैसा भी समझा कि क्योंकि अब रियल एस्टेट में काफी अच्छी डिमांड आने में लग रही है, वो चीज हमें बढ़ने की लग रही है। ऐसे हम PLI की बात करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर महेश्वरी, आपका पॉइंट निश्चित तौर पर दर्शकों ने समझा होगा और हमारे पास समय आज के लिए बस इतना ही है, इसलिए हमको इस चर्चा पर विराम लगाना होगा। समय हमारे पास इतना ही और आपके सारे पॉइंट्स निश्चित तौर पर दर्शकों ने समझे होंगे और उनको जरूर इससे फायदा मिलेगा। डॉक्टर NC माहेश्वरी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो मनी मंत्रा के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।